Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Past Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry test preparations. This is me Taimur and I hope you all are doing well. डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए यूईटी ई कैट के 2025 एडमिशन्स के लिए यूईटी ई कैट जो कंबाइंड एंट्री टेस्ट 1 और कंबाइंड एंट्री टेस्ट 2 है उसकी तैयारी आप लोगों के लिए करवा रहे हैं। यहाँ पे एक सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम यूईटी के ई कैट के पास्ट पेपर का सोल्यूशन आप लोगों को करवा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों ने 2025 के अंदर अपना यूईटी के अंदर एडमिशन को सिक्योर करना है, यूईटी के किसी भी कैंपस के अंदर, चाहे यूईटी लाहौर है, टेक्सला, ये उसके सब कैंपसेज हैं, तो इनके अंदर अगर आप लोगों ने 2025 के अंदर अपना एडमिशन सिक्योर करना है, मेक श्योर कि यू हैव सब्सक्राइब्ड आवर यूट्यूब चैनल, क्योंकि इस एक यूट्यूब चैनल पास एजुकेशन सिस्टम पे हम आप लोगों के लिए सबसे पहले लेके आए हैं यूईटी ई कैट की प्रिपरेशन 2025। मोस्ट ऑथेंटिक वीडियोस आएंगी, मोस्ट ऑथेंटिक कंटेंट आप लोगों के लिए आएगा, मोस्ट ऑथेंटिक आप लोगों की प्रिपरेशन एक चैनल पे होगी, जिसमें आप लोगों के लिए सीरीज स्टार्ट की है पास्ट पेपर का सोल्यूशन। अब इस वीडियो में भी हम एक पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को एक फिजिक्स का पेपर पूरा सॉल्व करवा चुका हूं जो ई कैट के अंदर आया हुआ था प्रीवियस ईयर्स के अंदर। इसके बाद मैं आप लोगों को एक मैथ का पूरा पेपर सॉल्व करवा चुका हूं और आज हमारा ये मैथ का पास्ट पेपर नंबर 2 होने जा रहा है, जिसमें मैं आप लोगों को अगेन इंशाल्लाह यूईटी ई कैट का एक पास्ट पेपर पूरा करवाऊंगा, यानी 30 एमसीक्यूज पूरे करवाऊंगा जितने ई कैट के अंदर पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाजमी तौर पे आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप लोगों ने यूईटी ई कैट की 110% ऑथेंटिक तैयारी करनी है और अपने एडमिशन को सिक्योर करना है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं तमाम एमसीक्यूज को, जो 30 एमसीक्यूज है, और उनका डिटेल सोल्यूशन आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास के विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। इसमें से रैशनल नंबर हमारे पास क्या होगा? तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो जो हमारे पास है टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है ना, जो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में आप लोग लिख सकते हो। और फ्रैक्शन की फॉर्म में उसको हम कैसे लिख सकते हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे अगर मैं अल्फा ऑप्शन की बात करूं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये फ्रैक्शन की फॉर्म में हमारे पास क्या बनेगा? दैट विल बी 49 अपॉन में 3। ये हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में बनता है 49 अपॉन में 3, जो कि हमारे पास क्या बनेगा? 16.333 अप टू सोन। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है? ये हमारे पास टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल है, तो इसको हम एज अ फ्रैक्शन इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं और वही हमारा क्या होता है? रैशनल नंबर। सो हमारे पास यहाँ पे अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। गॉट इट? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स आ जाता है विच इज लेट आर जी क्यू एंड एन। यहाँ पे इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप लोगों के पास क्या गिवन है कि एक हमारे पास आर है, एक सेट, एक जी है, क्यू है, एक हमारे पास एन है, यानी रियल नंबर है, इंटीजर्स है, हमारे पास रैशनल नंबर है और नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे इनसे हमसे ये पूछा गया कि कौन किसका सबसेट होगा। तो एक छोटी सी चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि नेचुरल नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1। तो ये जो नेचुरल नंबर होते हैं ना, बेसिकली ये सबसेट होते हैं किसके? ये हमारे पास सबसेट होते हैं इंटीजर्स का, जिनको हम जी बोलते हैं। और जो इंटीजर्स होते हैं ना, ये सबसेट होते हैं, यानी सारे इंटीजर्स कहाँ पे लाई करेंगे? ये रैशनल नंबर क्यू में लाई करेंगे। और जो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं ना, ये किसका सबसेट होते हैं? ये रियल नंबर का सबसेट होते हैं। तो ये आप लोगों ने एक चेन को याद रखना है। लेकिन ई कैट के अंदर यहाँ से दो चीजों को लेकर भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में, जो कि आप लोगों के साथ कहीं नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। कि अब अगर हम बात करें ना एन यानी नेचुरल नंबर और इंटीजर्स की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी करेक्ट? तो ऐसे ऑप्शन दिए होते थे कि एन जो है नेचुरल नंबर, क्या ये सबसेट है इंटीजर्स का? ठीक है। ये बी ऑप्शन आपके पास गिवन होता था कि जो जी है इंटीजर्स, क्या ये सबसेट है हमारे पास नेचुरल नंबर का? या सी ऑप्शन होते थे कि क्या नेचुरल नंबर सारे इंटीजर्स के इक्वल होते हैं? या डेल्टा ऑप्शन हमारे पास आ जाता है कि ये जो हमारे पास कोई एक और ऑप्शन दे देते हैं या इस तरह करके। तो इस तरह भी आप लोगों से ये चीज पूछी गई है। तो जो नेचुरल नंबर है ये सब सेट होते हैं रियल नंबर का, हमारे पास इंटीजर्स का। और इसके बाद ये जो इंटीजर्स होते हैं ये सबसेट होते हैं, याद रख लो। ये जो इंटीजर्स हमारे पास होते हैं ना, ये इंटीजर्स किसका सबसेट होते हैं? ये रैशनल नंबर का सबसेट होते हैं। इसको भी आप लोगों ने याद रख लेना, ठीक है। तो ये किसका सबसेट हो जाएंगे? ये रैशनल नंबर का। उसके बाद ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं ये रियल नंबर का सबसेट होते हैं। तो इनको इंडिविजुअली भी आप लोगों ने याद रख लेना है कि इंडिविजुअल में भी पूछे जा सकते हैं या ऐसे कंबाइन में भी पूछे जा सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। गॉट इट?
अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा जा रहा था कम्प्लेक्स वेरिएबल z इज इक्वल टू e रेज टू पर माइनस 10t इज डिफाइंड फॉर t रियल, द मॉडुलस ऑफ z इज। अच्छा, आप लोगों को एक यहाँ पे नोट में लगा के दे देता हूँ, एक नोट मेरा याद रख लो। जब भी आप लोगों से वो सिंप्लीफाई करने का पूछता है, नोट माई वर्ड, नोट माई वर्ड, जब भी आप लोगों को सिंप्लीफाई करने का वो पूछेगा ना, तो आप लोगों ने एक डिफाइंड वैल्यू को निकालना होता है, डिफाइंड वैल्यू को निकालना हो तो जो समझ में आ रही हो, ठीक है। तो यहां पे अब z का मॉडुलस पूछा जा रहा है, एक वैल्यू पूछी जा रही है, तो क्या थीटा टी और फाई आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहे हैं? ठीक है, तो देखो ना, तो इनकी ये वैल्यूज नहीं हो सकती। ये आप लोगों को कुछ मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताया करूंगा। शॉर्ट ट्रिक्स आप लोगों ने याद रखने हैं कि कैसे मैथ के अंदर आप लोगों ने चीजों को इवेल्युएट करना होता है, कैसे अपने राइट आंसर तक पहुंचना है। याद रख लो, ये सारी की सारी जो एंट्री टेस्ट होता है ना, ये सारी की सारी टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक्स होती हैं। टाइम को मैनेज करना, खुद को मैनेज करना, एमसीक्यूज को देखना। हम एक चीज को लेके चल रहे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या देख रहे होते हैं? स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई ये क्वेश्चन है ना, तो हमने सिर्फ यही देखना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके राइट आंसर पे कैसे जाया जाएगा। जबकि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के ना, हमेशा याद रखो, दो वेज होते हैं। ये मेरी बात आप लोगों ने याद रखनी है। एक वे होता है कि उसको आप सॉल्व करें और राइट आंसर पे चले जाएं। दूसरा ये होता है कि जब आपको नहीं समझ आ रही कि इसका हमारे पास क्या हो सकता है, जो कि टेक्निक आपको बहुत हेल्पफुल होगी, तो जो आपको लग रहा होता है ना कि ये इसके रॉन्ग आंसर है, उनको एलिमिनेट किया जाता है कि ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो इस तरह एलिमिनेशन मेथड लगा के भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो याद रख लो, जो सिर्फ ये मान के चलते हो ना कि हमारे पास क्वेश्चन आएगा और उसका एक आंसर निकालेंगे तो वही राइट पे टिक लगाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी टेक्निक्स को आपको पढ़ के जाना पड़ता है, समझ के जाना पड़ता है। तो जो चीजें हम आपको बताते हैं, मैं जो चीजें आप लोगों को शेयर कर रहा होता हूँ, एक्सपीरियंस बेस्ड हैं चीजें, जो आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे टू एस योर एंट्री टेस्ट, ठीक है ना। तो इन चीजों को याद रखना। तो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन की तरफ आओ। द कम्प्लेक्स वेरिएबल z इज इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस 10t इज डिफाइंड फॉर t रियल। ये देखो, कह रहे हैं इसको हम डिफाइन किस वैल्यू के लिए कर सकते हैं, तो एक प्रॉपर हमसे वैल्यू पूछी जा रही है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, तो हमारे पास अगर हम इसकी जगह पे जीरो को पुट करें, तो क्या हमारे पास ये जीरो के इक्वल आ सकता है? तो याद रखिएगा, उसने खुद हमारे पास बताया कि z इज इक्वल टू ई माइनस 10t आ रहा है हमारे पास, ठीक है, इज डिफाइन फॉर t रियल। तो ये पॉजिटिव हमारे पास होगा, और जीरो इसका मॉडुलस कभी भी नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब है जीरो नहीं हो सकता, यहाँ पे वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? 1 ही होगी। लेकिन इसके लिए मैं आपको एक दूसरा वे बता देता हूँ। दूसरा वे क्या है कि जब भी आप लोगों को ऐसी सूरत हाल नजर आ जाए कि ये आपके पास एक एक आपके पास ऐसे कोई वैल्यू आप लोगों को दे दी जाती है, कम्प्लेक्स वेरिएबल आप लोगों को दे दिया जाता है, और उसका आपसे एक वैल्यू पूछा जाता है ना, तो सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है, जो भी उसके अंदर आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन ऐड करनी है, वो आप लोगों ने कहाँ पे पुट करनी है? टी इक्वल टू जीरो पुट करनी है, या एक्स इक्वल टू जीरो पुट करनी है। तो यहाँ पे आप लोग जीरो पुट करेंगे तो ई रेज टू पावर जीरो हो जाएगा, जो कि हमारे पास किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा। ये कब पुट किया जाएगा? जब हमारे पास कोई भी कंप्लेक्स पॉजिटिव हो, तब हम यहाँ पे जो बेसिक हमारे पास वेरिएबल इन्वॉल्व होगा ना, उस वेरिएबल की वैल्यू जीरो पुट करके चेक करना है कि उसका आंसर कितना आता है। गॉट इट? अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल ये दोनों तो मुझे सेम सेम लग रहे हैं, लेकिन उसने बोला है कि विच इज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज डिफरेंट, डिफरेंट को देखना है। 1 2 3 4, तो ये 4 3 आ गया ना, तो ये भी 3 4, ये भी बिल्कुल सेम है। तो भाई ये सी ऑप्शन के अंदर ना आप लोगों को यहाँ पे इस सेकंड वाले ऑर्डर्ड पेयर के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग नजर आ रही है। सो दैट इज वाई ये जो सी ऑप्शन होगा, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर थ्री। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग टू क्वेश्चंस रिलेटेड टू अ सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशंस एक्सप्रेस मैट्रिक्स फ्रॉम एज फॉलोज। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। अच्छा, यहाँ पे मुझे बताएं रैंक किसे बोलते होते हैं? यहाँ से क्वेश्चन ई कैट के अंदर बहुत पूछे जाते हैं, मतलब 10 सालों से पुराने यहाँ पे क्वेश्चन रैंक के बारे में पूछे जा रहे हैं। ई कैट का फेवरेट टॉपिक है मैट्रिक्स वाला, जिस तरह बाकी इसके फेवरेट टॉपिक्स हैं, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के अंदर से पूछे जाते हैं, लॉगरिथम के क्वेश्चंस आ रहे हैं, पिछले 2 सालों से तो लॉग के ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, और रैंक ऑफ मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के अंदर से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास किसके इक्वल होता है? याद रख लो, जो हमारे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होती हैं, नॉन जीरो रोज होती हैं, वो हमारे पास किसको बताती हैं? वो हमारे पास रैंक को बताती हैं। तो क्या ये जीरो रो है? तो क्या ये रैंक को डिफाइन करेगा? नहीं करेगा। तो क्या ये रैंक को डिफाइन करेगा? बिल्कुल, नॉन जीरो रो आ गई ना, 1 तो आगे नॉन जीरो है, और सेकंड वाला भी। तो कितनी नंबर ऑफ नॉन जीरोज हैं? 2 हैं, तो इसका रैंक भी कितना होगा? 2 होगा। सो राइट ऑप्शन विल बी 2।
गॉट इट। अच्छा जी, तो ये हमारे पास इसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितना बनेगा, दैट विल बी 2। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि फॉलोइंग टू इक्वेशंस रिलेटेड टू अ सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशंस एक्सप्रेस मैट्रिक्स फ्रॉम एज फॉलोज। तो आपने बताना हाउ मेनी सोल्यूशन डज दिस सिस्टम हैव। मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कि जब भी आप लोगों को सोल्यूशन निकालने पड़ जाएं तो सोल्यूशन हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो कुछ चीजें याद रख लो। अगर तो हमारे पास रैंक, रैंक किसे बोलते हैं, जब भी मैं रैंक का नाम लूँ ना तो आपके माइंड में आना चाहिए किसी भी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ भाई, जब भी रैंक का वर्ड आपके माइंड में आए ना तो फौरन से क्लिक करना चाहिए कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, यानी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, उनको हम क्या बोलेंगे, रैंक बोलेंगे, ठीक है। अगर तो रैंक हमारा इक्वल आ जाए नंबर ऑफ वेरिएबल्स के। अब वेरिएबल्स क्या होंगे, एक्स वाई जी यूज हुए होंगे, ठीक है। तो ये देखो एक्स वाई जी, इसका रैंक कितना है, ये एक नॉन जीरो रो और दूसरी ये नॉन जीरो रो, तो टोटल इसमें नॉन जीरो रोज कितनी है, दो। तो मैं कह सकता हूं कि इसका रैंक हमारे पास दो है और इसमें वेरिएबल कितने हैं, तीन है। तो क्या नंबर ऑफ रोज और वेरिएबल्स इक्वल है, नहीं है। अच्छा, क्या होता अगर रैंक और नंबर ऑफ रोज इक्वल आ जाते हैं, ठीक है सर आपने ये लिखा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी सुन लो। अगर किसी कंडीशन के अंदर अगर तुम्हें ये नजर आ जाए कि रैंक और नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल आ रहे हैं तो उस सिस्टम का जो भी होमोजेनियस सिस्टम दिया होगा उसका हमारे पास सोल्यूशन ट्रिवियल होगा, मींस के x इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू जी, दैट इज गोइंग टू बी जीरो। ये हमारे पास सोल्यूशन होगा। लेकिन अगर हमारे पास रैंक रैंक जो होगा वो लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स आ जाए तो यहां पे क्या ये कंडीशन नहीं है, बिल्कुल यही कंडीशन है कि हमारे पास रैंक तो दो आ रहा है लेकिन वेरिएबल्स हमारे पास तीन आ रहे हैं। सो रैंक इज लेसर देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो उस होमोजीनियस सिस्टम के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। तो ये तमाम चीजों को आप लोगों ने शॉर्ट ट्रिक को याद रख लेना है। आइदर ही में आस्क about this one कि either rank is going to be equal to number of variables, then remember it will having a trivial solution, it means x equal to y equal to z, that's going to be zero. Otherwise if rank is lesser than the number of variables then there are infinite solution of that homogeneous equation. So I will choose alpha option, that is more appropriate, ये हमारे पास ज्यादा करेक्ट ऑप्शन है, ये हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है। तो इसको आप लोगों ने याद रख लेना है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स बाय मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग के फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ बी डज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस ए इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट सिंगल पॉइंट। यानी हम लोगों ने b का वैल्यू निकालना कि किस पॉइंट पे वो हमारे पास इंटरसेक्ट करेगा। तो यहां पे डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले आप लोग देखेंगे हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो यहां पे अगर आप लोगों ने इंटरसेक्शन को निकालना हो, आप लोगों ने किसको निकालना हो, इंटरसेक्शन को निकालना हो, तो यहां पे आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास जो आएगा ना वैल्यू वो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का जीरो वैल्यू आएगा। तो इसके लिए आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी आप लोगों को इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है तो हम डिस्क्रिमिनेंट को किसके इक्वल पुट कर देंगे, हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे। अब डिस्क्रिमिनेंट होता किसके इक्वल है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो यहां पे अगर वैल्यूज को लिख लिया जाए तो हमारे पास जो ए है, अब इसको मैं यहां पे कैपिटल कैपिटल लिख लेता हूं, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास किसके इक्वल आ गया, दैट इज गोइंग टू बी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो यहां पे आपके पास ए का वैल्यू स्मॉल ए आ गया, बी का वैल्यू आपके पास यहां पे देख सकते हो दैट इज टू बी, और सी का वैल्यू आप लोगों के पास ए आ गया, चेक कर सकते हो ना, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बी एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास, ये बी की वैल्यू क्या, टू बी आई, बिल्कुल आई, ए की वैल्यू क्या सी आई, बिल्कुल आई, और यहाँ पे ए तो ए आ गया, गॉट इट। ये मैंने सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा हमारे पास इस वैल्यू के अंदर तमाम इसके फार्मूला के अंदर तमाम वैल्यूज को पुट करते हैं। तो बी स्क्वायर की जगह पे मैं टू बी पुट करूंगा, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा तो फोर बी स्क्वायर, इतना तो पता चल गया। फोर इंटू ए की जगह ए और सी की जगह पे भी ए आ गया, तो ये बन गया फोर बी स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर, और ये जीरो के इक्वल है। और आप लोग जानते हो कि यहां से फोर कॉमन लिया तो अंदर बचा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज गोइंग टू बी जीरो। सो बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर। तो b का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, प्लस माइनस a आ जाएगा, गॉट इट। तो ये दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेके तो हमारे पास राइट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन, गॉट इट। तो ये तमाम चीजों को आप लोगों ने याद रखना है। तो यहां से हमें एक और चीज पता चली कि whenever we are going to find the intersecting point, now put discriminant equal to zero, remember and note my word dear student कि whenever you are going to check the intersecting points, you are going to check the point of intersection, put discriminant equal to zero, then we are having this equation, now compare with that standard equation
equation, which is ax square plus bx plus c now. So we are having a equal to a and b equal to 2b. For example, if I say we are having a quadratic equation ax square plus 3bx plus 9. So tell me what is the value of b. B will be equal to. So tell me under comment section ke what will be the value of b. Either it is 3b or single 3. Tell me what is the value of b. Either it is 3b or only 3. You have to comment अंडर दिस वीडियो ओके। तो यहाँ पे देखना इसका हमारे पास वैल्यू कितना होगा भाई 3b होगा। चलिए मैं बता देता हूँ। तो इसका वैल्यू कितना होगा 3b होगा ना। ये नहीं कंफ्यूज होना, ये छोटी छोटी चीजें हैं क्योंकि यहाँ पे वीडियो ऐसे भी बच्चे देख रहे हैं जो रिपीटर होंगे, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनका फर्स्ट ईयर है, मतलब फर्स्ट ईयर अभी इसके अंदर सेकंड ईयर में, ठीक है ना, पहला साल लगा रहे हैं सेकंड ईयर के अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर या इसी तरह करके, ठीक है ना। तो आप कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी इतनी ज्यादा कोई प्रैक्टिस नहीं होती, वो छोटी छोटी बेसिक बेसिक मिस्टेक्स कर देते हैं क्योंकि आपने इससे पहले कोई एंट्री टेस्ट थोड़ी पढ़ा हुआ 2-3 साल, आपका तो 1 महीने का एक्सपीरियंस होगा, 2 महीने का होगा, या फर्स्ट टाइम आप कर रहे होंगे। तो इसलिए मैं आपको छोटी छोटी वो बेसिक्स भी बताऊंगा जहां पे स्टूडेंट मिस्टेक कर रहे होते हैं और छोटी छोटी गलतियों की वजह से खुदा न खास्ता उनका वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डियर स्टूडेंट के यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है कि a committee of National Assembly comprised of 4 male and 3 female members. If subcommittee consisting of 2 male and 2 female members is to form, how many different ways, how many different combinations are possible? तो यहाँ पे selection हो रही है। Whenever we are talking about selection now, we use what? We use combination. जहाँ पे arrangement होती है, जहाँ पे arrangement होती है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? परमुटेशन का यूज करते हैं, ऑर्डर मैटर करता है। जहाँ पे सिलेक्शन करनी है वहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन का रिलेशन होगा वो हमारे पास क्या होगा? दैट विल बी एन सी आर, या जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जिसको मैं लिख सकता हूँ कि एन आर, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। गॉट इट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सबसे पहले क्या लिखा हुआ है हमारे पास? सबसे पहले लिखा हुआ है कि 2 मेल और हमारे पास कितने हैं? हमारे पास 2 मेल है और टोटल कितने हैं? 4 मेल है और 3 फीमेल है। तो इसमें से कितने चूज करने हैं? 2 मेल को चूज करना है, ऐसे ही है ना। तो क्या ये बनेगा 4c2? बिल्कुल बनेगा, ठीक है, बिल्कुल बनेगा। तो क्या बन जाएगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 4 - 2, तो ये कितना बनता है? 2 फैक्टोरियल बनता है। गॉट इट। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ये ऊपर की दुनिया में तो बनेगा हमारे पास 4.3.2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और साथ में मल्टीप्लाई बाय 2 × 1 कर लिया। 2 फैक्टोरियल से कैंसिल, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = कितना आ गया? दैट विल बी 6। तो क्या इसका वैल्यू 6 आया? बिल्कुल आ गया। अच्छा अब दूसरी चीज चेक करो भाई, 2 फीमेल को भी सिलेक्ट करना है। कितना फीमेल है? 3 फीमेल है, उसमें से कितना सिलेक्ट करना है? 2 को सिलेक्ट करना है। तो क्या बन जाएगा? 3c2 बन जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा? 3 फैक्टोरियल अपॉन में आर कितना है? 2 फैक्टोरियल इंटू 3 - 1, तो ये 1 फैक्टोरियल 1 ही आ जाता है। गॉट इट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ऊपर मैं क्या लिख सकता? 3.2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तो 1 आ गया। ठीक है, इसको 2 फैक्टोरियल से कैंसिल, तो यहाँ पे 3 आंसर आ गया। तो चेक करो अब आपको क्या निकालना है? सब कमेटी कंसिस्ट ऑफ 2 मेल एंड 2 फीमेल मेंबर, हाउ मेनी वेज कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल। एंड का वर्ड आ गया ना, दोनों को हमने क्या कर देना? मल्टीप्लाई। तो इसका हमारे पास कॉम्बिनेशन इतना 6 निकला, इसका कॉम्बिनेशन 3 निकला। तो कितने वेज में आप लोग इनको सॉरी इनको आप हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, कितनी कॉम्बिनेशन हमारे पास बनेगी? तो इनको हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो ये 6 × 3 दैट इज गोइंग टू बी 18। सो राइट ऑप्शन विल बी 18, दैट इज इन अल्फा ऑप्शन। सो अल्फा ऑप्शन इज गोइंग टू बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बैग contains 4 रेड बॉल्स, 3 ग्रीन बॉल्स एंड 1 ब्लू बॉल। A student pick 2 balls from the bag, one other and other. 2 बॉल को पिक करता है। टोटल कितनी है? 7 + 1 8। टोटल 8 बॉल्स हैं, 8 में से 2 रैंडमली पिक कर रहा है, ठीक है। विदाउट रिप्लेसमेंट, गिवन दैट द फर्स्ट बॉल पिक्ड इज ब्लू, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज आल्सो ब्लू। अब देखो टोटल ब्लू हमारे पास कितनी है? 1 है। तो सोचने वाली वैसे बात है, सोचने वाली बात है, ठीक है। फिर ना आप लोग बोलेगा, मतलब मेरे माइंड में आ रहा है कि भाई एक ब्लू बॉल है, पहली दफा उसने क्या किया? गिवन दैट द फर्स्ट, अब ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल ध्यान से रिलैक्स होके। गिवन दैट, अब माइंड में क्या रखेंगे कि 1 ब्लू बॉल है, 1 ब्लू बॉल है। चलें पढ़ते हैं ध्यान से, अगर एग्री करेंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं इसका सोल्यूशन करवा दूंगा, ठीक है। पढ़ें। गिवन दैट द फर्स्ट बॉल पिक्ड इज ब्लू, कि पहली बॉल जो पिक की वो ब्लू है। क्या पॉसिबिलिटी है? जरा सोचते हैं। भाई एक पूरा बास्केट हमारे पास है, इस बास्केट के अंदर टोटल हमारे पास 8 बॉल है,
ठीक है, कितनी बॉल है, 8 बॉल है। और यहाँ पे चलो सबको मैंने सेम बना दिया, चलो कलर भी डिफरेंट कर लेते हैं, कलर भी। 3 रेड बॉल हैं तो यहाँ पे 3 रेड को बना दिया, 1 2 3। उसके बाद 3 ग्रीन बॉल हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 3 ही मैंने क्या बना दिया, ग्रीन बॉल। और एक ब्लू है तो यहाँ पे एक बॉल को मैंने क्या बना दिया, ब्लू बना दिया। अब एक बंदा है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है, एक बंदा है वो यहाँ से आया और उसने यहाँ से एक रैंडमली बॉल को पिक किया, ठीक है। टोटल उसने कितने पिक की बॉल, स्टूडेंट पिक्स 2 बॉल, 2 उसने टोटल बॉल पिक की हैं, ठीक है। उसने यहाँ पे टोटल कितनी बॉल को पिक किया, 2 बॉल को पिक किया। तो अब मुझे बताएं ब्लू कितनी बॉल है, एक है। अब वो कह रहे हैं कि गिवन दैट फर्स्ट बॉल पिक्ड इज ब्लू, ठीक है, सपोज दैट कि पहली बॉल जो उसने पिक की ना वो कौन सी थी, वो ब्लू थी। क्या पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो उसकी पॉसिबिलिटी है कितनी है, 1/8 है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब वो हमसे पॉसिबिलिटी पहली दफा की बॉल का तो पूछ ही नहीं रहा, पहली दफा की बॉल तो ब्लू होगी, इसके आगे मैंने बी लिख दिया। लेकिन ये जो सेकंड टाइम ये जो बॉल को पिक कर रहा है ना, क्या ये भी ब्लू हो सकती है, भाई ब्लू तो खत्म होगी, पहली बॉल जो उसने पिक की है वो क्या था, पहली बारी ही उसने जो पिक किया वो ब्लू निकल आई है, ब्लू तो निकल गई है। अब पीछे ये वाली बॉल्स रह गई हैं, टोटल टोटल कितनी रह गई हैं, ये 4 रेड है। अच्छा एक और चीज बता दूं, 4 रेड है, मैंने 3 बना रखी है, ठीक है, तो टोटल 8 है ना, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे अगर देखोगे तो टोटल हमारे पास ये 7 बॉल्स रह गई हुई हैं। तो भाई इन 7 बॉल्स में क्या आपको ब्लू नजर आएगी, दूसरी दफा नहीं नजर आएगी, तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 0 होगी। सो अल्फा ऑप्शन राइट ऑप्शन। दोबारा देखेंगे ये क्वेश्चन ना, दोबारा देखेंगे, मतलब मैं बात करने का ये है कि भाई बाज क्वेश्चन आपको देखते ही समझ जाना चाहिए किसका क्या राइट आंसर होगा। एक लंबा चौड़ा इस पे मेथड लगाएंगे, 2 2 3 3 मिनट इस पर जाया करेंगे। दोबारा देखो भाई, एक बास्केट के अंदर 3 हमारे पास क्या, 4 हमारे पास क्या थी, रेड बॉल थी, ये देखो 1 2 3 4। उसके बाद हमारे पास 3 क्या आ जाती हैं, 3 हमारे पास ग्रीन बॉल आ जाती हैं, 1 2 3। एक हमारे पास ब्लू बॉल आ जाती है, ठीक है, आपस में मिक्स हुई हैं। एक स्टूडेंट आता है, एक स्टूडेंट आया, उसने रैंडमली यहां से कितनी बॉल को पिक किया, 2, एक एक ये वाली बॉल पिक की और दूसरी ये वाली बॉल पिक की, ठीक है। लेकिन वो कंडीशन में बता रहे हैं कि पहली बॉल जो उसने पिक की वो ब्लू थी, अब ब्लू निकल गई, ब्लू निकल गई। अब पीछे ये 7 बॉल्स हैं, क्या इन 7 बॉल्स में कोई पॉसिबिलिटी है कि ब्लू बॉल आए, क्या सेकंड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज ब्लू, क्या कोई प्रोबेबिलिटी है, नहीं है, 0 है ना, 12 ऑप्शन। तो ये देखो अब इसको सॉल्व करना, लग जाना, प्रोबेबिलिटी को निकालना, तो वो एम बेतुकी सी बात होगी, ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद वैसे भी देख सकते हो कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, यहाँ पे देख लो, पहली दफा की ब्लू की जो बॉल की प्रोबेबिलिटी है 1/8 में बनी ना, और दूसरी दफा आप कितनी बनेगी, 0/7 बनेगी। क्यों 0/7 बनेगी, क्योंकि 0 सेकंड नंबर पे बॉल ब्लू कोई है नहीं है, सिर्फ एक ही बॉल है, ठीक है, और वो फर्स्ट थी, निकल गई, ठीक है, उसने खुद बताया कि फर्स्ट बॉल जो पिक हुई है वो ब्लू है। तो अब पीछे बॉल 7 रहेंगी, तो 0/7 कितना होगा, दैट विल बी 0, 0/समथिंग। 0 के नीचे कुछ भी आ जाए तो वो सारी चीज ही 0 आ जाती है, लेकिन अगर 0 नीचे आ जाए तो इन्फिनिटी, 0/0 अनडिफाइंड आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि इफ लॉग एक्स, अगे एक्स इंटू एक्स क्यूब होल स्केयर रूट आ रहा है, जिसको आप 3/2 भी लिख सकते हो, ठीक है ना, डिवाइड बाई x-3 आ रहा है, जो ऊपर चल के पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये भी ख्याल रखना है। देन फाइंड आउट, इसमें फाइंड करो y का वैल्यू कितना होगा। वैसे उसने y आगे नहीं बताया, नीचे में ऑप्शंस में पता चल रहा है कि y ही पूछ रहा है। तो भाई आपको कुछ बात यहाँ पे समझ में आ रही है, कुछ कुछ समझ में आ रहा है आपको। क्या अगर आप लोग मुझे इजाजत दें तो इस पूरे को मैं एक ही एक्स ना बना लूं, सारा वेरिएबल तो एक एक्स ही है, ठीक है। तो ये आपके पास इतना जो लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, तो मेरा ये दिल कर रहा है क्यों ना इसको मैं कैसे लिख लूं। इसको मैं लिख सकता हूं कि यहाँ पे लॉग एक्स, और आगे ये जो पूरा हमारे पास लिखा हुआ है एक्स की वैल्यू एक ही मैं बना देता हूँ। वो मैं कैसे बनाऊंगा, सिंपल इज दैट, भाई एक्स स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, इस एक्स स्क्वायर रूट, चलो इधर मैं पूरा पहले लिख लेता हूँ, और आगे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई x-3 है। अब मुझे ये बताओ, ये जो एक्स स्क्वायर रूट है इसकी जगह पे x1/2 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाई x3/2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिखा जा सकता है, डिवाइडेड बाई x की पावर कितनी आ गई, x की पावर -3 आ गई। अब जरा सोचो, ये x इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को, 1/2 प्लस 3/2 2 बनता है ना, करके देख लेते हैं, 1/2 प्लस 3/2, तो कितना बनेगा, एलसीएम 2 आ गया, तो 1 प्लस 3 तो 4/2, दैट विल बी 2, बिल्कुल ठीक है। तो ये ऊपर की दुनिया में तो x = 2 आ गया, ये नीचे वाली दुनिया जब ऊपर वाली दुनिया में मिली तो ये +3 हो गया, ठीक है, ये -3 है, ऊपर जाके +3 हो जाएगा ना। तो x की वैल्यू क्या 5 बनी, बिल्कुल बनी भाई। इसको क्या सिंप्लीफाई करके x की पावर 5 लिखा जा सकता है पूरे को, बिल्कुल, तो ये मैंने लिख लिया। तो यहाँ पे अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये अब हमारे पास जो पूरा है ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज होगी। एज वी नो दैट कि हमारे पास जो लॉग लॉग ए इंटू सी है,
विद बेस बी, ये किसके इक्वल होता है? ये सी शुरू में आ जाता है और लॉग बी इंटू ए आ जाता। तो ये हमारे पास 5 किधर आ जाएगा? ये स्टार्टिंग में आ जाएगा। 5 किधर आ जाएगा? ये हमारे पास स्टार्टिंग में आ जाएगा। और आगे हमारे पास क्या आएगा? आगे अब हमारे पास यहाँ पे देखो, हम इसकी बेसिक वैल्यू क्या पुट करेंगे? अब यहाँ पे देखो, ये log x इंटू एक्स बन गया, ये 5 तो शुरू में आ गया, और आगे क्या बनेगा? log x इंटू एक्स। तो इसकी बेसिक वैल्यू किसके इक्वल होती है? एज वी नो दैट के log x विद बेस x ये इक्वल टू 1 होता है। ये मैंने आप लोगों को कई बार बता चुका हूं। तो इसके आगे 5 मल्टीप्लाई बाय log x इंटू 1, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा? दैट विल बी 5। तो ये हमारे पास क्या ठीक होगा या नहीं होगा? क्लियर है? तो y का वैल्यू हमारे पास कितना निकल आया? 5 आ गया। तो यहाँ पे याद रखो, ये पूरा y के इक्वल था, तो y का वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ गया? 5 के। सो हमारे पास राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। गॉट इट? उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इफ log x विद बेस 3 इज इक्वल टू log 2x माइनस 1 विद बेस 9। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है? एक प्रॉपर्टी को याद रख लेना है। वो प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि जब भी हमारे पास log b इंटू सी विद बेस a आ जाए, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको log a इंटू सी अपॉन में b लिखा जा सकता है। ये प्रॉपर्टी याद रख लो, याद रख लो। लॉ की प्रॉपर्टीज को याद रखते जाओ, बड़ी पढ़ाता जाऊंगा, ठीक है? अब सबसे पहले आप इस पे अप्लाई करो, इस पे अप्लाई करो, ये इस सेकंड वाले पे, ठीक है? इस पे अप्लाई करोगे तो log 9 इंटू 2x-1 है, तो क्या बन गया? ये हमारे पास बन जाएगा log। अब ये जो 9 है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या इसको मैं लिख सकता कि log 3, इसको log 3 इंटू 2x-1 और नीचे 2 आ गया? बिल्कुल इसके साथ कंपेयर करो ना। इस पूरे को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि log 9 की जगह पे 3 इंटू 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिखा जा सकता है, इंटू 2x-1। तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ गया। तो यहाँ पे अगर आप लोग चेक करो तो ये हमारे पास पूरे का पूरा इक्वेशन क्या बन जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू log log 3 इंटू एक्स, दैट विल बी log 3 इंटू 2x-1, और अपॉन में हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। गॉट इट? अब यहाँ पे देखोगे तो ये 2 इधर जल के ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 2 log 3 इंटू एक्स, ये हमारे पास बन गया, और इक्वल टू log 3 इंटू 2x-1। गॉट इट? तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये 2 log 3 से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है, ये अब हमारे पास क्या बन जाएगी? ये देखो ना, ये log 3 इंटू 2 है, तो ये इसकी पावर हमारे पास ऊपर बन जाएगी। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? दैट विल बी एक्स स्क्वायर। ये देखो ना, ये क्या है हमारे पास? log 9 है। इधर इधर क्या है? log 9 है। इधर log 3 इंटू 2x-1 अपॉन में 2 इसको लिखा हुआ है। तो ये जो हमारे पास 3 की पावर 2 बनेगी, ये x की पावर बन जाएगी ना। तो इधर क्या बचा? एक्स स्क्वायर, और इधर क्या बचा हमारे पास? इधर बचा हमारे पास 2x-1। तो यहाँ पे इसको इधर भेज दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये हमारे पास +1 इक्वल टू 0 आ गया। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, इसके फैक्टर्स बना लेते हैं, तो फैक्टर्स हमारे पास कुछ इस तरह से बनेंगे कि दैट विल बी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? दैट विल बी इक्वल टू, ये क्या? x-1 का होल स्क्वायर नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। तो इसको हम ये लिख लेते हैं ना, x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, तो x का वैल्यू हमारे पास 1 आ गया। सो राइट आंसर विल बी x इक्वल टू 1। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं दोबारा बताऊंगा, वैसे तो वीडियो को आप रिवाइंड करके दोबारा भी देख सकते हो, दोबारा देखेंगे। भाई फाइंड अ पॉसिबल वैल्यू फॉर x इफ log 3x इक्वल टू log 9 2x-1। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। सबसे पहली चीज, ये जो चीज है ना आपके पास, ये वाला, इसको आपने बना के लिख लेना है, log 3 इंटू 2 और आगे 2x-1, ठीक है? तो अब ये पूरे का पूरा वैल्यू किसके इक्वल होता है? ये चेक करो, रेड वाला जो मार्क कर रहा हूं इसको देखो, ये पूरे का पूरा ना इसके इक्वल लिखा जा सकता है। ये जो पूरे का पूरा आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये ऊपर मैंने रेफरेंस भी फार्मूले का दिया। अगर फार्मूला नहीं पड़ा हुआ तो कोई मसले वाली बात नहीं है, अभी याद करेंगे, याद करेंगे, ठीक है? चीजें कुछ नई नई आएंगी तो इनको याद रख लेंगे ना। अगर पहले नहीं पड़ा हुआ तो दैट इज नॉट अ बिग इशू ना, अब याद रख लेंगे। अब यहां से देखेंगे, ये 2 इधर जल के मल्टीप्लाई होगा, इस 9 को 3
3 रेज टू पावर 2 लिखूंगा जो कि x की पावर बनेगी, तो ये x रेज टू पावर 2 बन गया, log 3 से कैंसिल हुआ, तो और ये हमारे पास क्या बन गया, एक्स स्क्र इक्वल टू 2x के इक्वल आ गया, 2x-1 के इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास यहाँ से इसको साइड पे कर लेंगे और x की वैल्यू निकल आएगी साइड पे करके 1। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट अ फंक्शन f of x इक्वल टू साइन 2x प्लस 0 एट व्हाट वैल्यू ऑफ x इन रेडियन इज f of x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कंडीशन हमारे पास अप्लाई कर दी गई है कि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है ना, अब चेक करो, ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन इसके भी इक्वल आ रहा है और आगे वो कह रहा है कि एक्स की वैल्यू किसके ऊपर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 होगा। अब एफ ऑफ एक्स तो इस साइन 2x प्लस 0 के इक्वल है, क्या वो आपको ये नहीं कह रहा कि साइन साइन 2x प्लस 0 इक्वल टू 0 के इक्वल आ रहा है? क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि वो हमारे पास इसके इक्वल है? अब साइन 2x प्लस 0 किसके इक्वल होगा भाई, साइन 2x के इक्वल होगा ना, 0 को जिसमें भी ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास 0 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो साइन फंक्शन हमारे पास 0 किस पे होता है, वो पाई मल्टीपल पे होता है, पाई के मल्टीपल पे होता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये जो 2x हमारे पास होगा ये k पाई के इक्वल होगा, वेयर k बिलोंग टू z, ये हमारे पास z से बिलोंग करता है। तो यहाँ से x का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, k पाई, ये हमारे पास क्या होगा, दैट इज k पाई अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू हमारे पास क्या हो गया, k पाई अपॉन में 2 हो गया। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो हमारे पास x का वैल्यू k पाई अपॉन 2 हो गया, इसका मतलब है थीटा हमारे पास 0 होगा। तो हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या बनेगा, k पाई, और आगे हमारे पास से क्या बनेगा, थीटा, थीटा बाई 2 बन जाएगा, ठीक है। अगर k हमारे पास कोई भी इंटीजर को पुट करें तो हमारे पास k पाई और प्लस थीटा बाई 2, ये सी ऑप्शन में दिख रहा है, सो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, गॉट इट। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने एक कंडीशन को अप्लाई किया कि साइन 2x प्लस 0, इसको हमने 0 के इक्वल पुट किया, साइन 2x इक्वल टू 0 आ गया। अब साइन 2x ये किस पे 0 हमारे पास बनता है, ये हमारे पास 0 बनता है पाई के मल्टीपल पे। तो यहाँ पे हमारे पास 2x इक्वल टू k पाई आ गया और यहाँ से x की वैल्यू k पाई अपॉन में 2 आ गई। तो मतलब हमारे पास जो वैल्यू बनेगी ना वो k पाई और प्लस थीटा बाई 2 का कोई बनेगा, ये नहीं पाई बाई 2, हमारे पास ये बनेगा सी ऑप्शन के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। इस सब के अंदर हमारे पास कौन सा फंक्शन हमें कॉन्टिन्यूस नजर नहीं आ रहा। अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे जो हमारे पास डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं और कॉन्टिन्यूस, वो कौन कौन से हो सकते हैं उसको याद रख लो, पेपर में सिर्फ यही क्वेश्चन थोड़ी आएगा। अगर पेपर में पूछा जाए कि जो कोसाइन ऑफ थीटा होगा, ये हमारे पास फंक्शन क्या होता है, दैट इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास सीकन थीटा होता है, ये हमारे पास सीकन थीटा कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है बट मे बी डिसकॉन्टिन्यूस, ये हमारे पास डिसकॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। उसके बाद जो हमारे पास आता है ना कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। कुछ बेसिक हैं ट्रिक्स, इनको याद रख लो, ठीक है। कुछ यूजफुल रिजल्ट्स हैं उनको याद रखते जाओ। ये हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस होगा। और जो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, ये भी हमारे पास क्या होगा, ये भी हमारे पास कॉन्टिन्यूअस होगा। तो इन तमाम चीज़ों को मेरे भाइयों बहनों अच्छे से याद रख लो। तो जो सीकन थीटा हमारे पास है, जो ये सीकन थीटा हमारे पास है, इट मे बी डिसकॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूस, तो ये हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी डिसकॉन्टिन्यूस। तो ये डिसकॉन्टिन्यूस है, बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इफ साइन इनटू, ये हमारे पास 22.5 है माइनस कोसाइन ऑफ 22.5 है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा, अब सिंपल यहाँ पे आप लोगों ने डिफरेंस वाला फार्मूला अप्लाई कर देना है। एज वी नो दैट कि साइन ए माइनस कोसाइन बी लिखा हुआ है, ठीक है, बल्कि ए ही है, देखो ना दोनों का एंगल सेम है तो बी नहीं होगा ना। तो साइन ए, इसको ए मान लो, एंगल 22.5 को ए माना, तो ये भी तो 22.5 ही है ना, तो इसको भी मैं ए ही मानूंगा। तो साइन ए माइनस कोसाइन ए किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास बनेगा स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 इंटू साइन, साइन ए माइनस 45 डिग्री, गॉट इट। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू ए की है वो कितनी है, वो 22.5 है, तो ये बन जाएगा साइन 22.5, ऐसे ही है, और माइनस कोसाइन, कोसाइन 22.5, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, दैट विल बी स्क्वायर रूट 2, और साइन ए की जगह पे क्या पुट करेंगे, 22.5 माइनस 45 ऑफ डिग्रीज, तो ये क्या बन गया, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2, और साइन ऑफ ये बनेगा, अब 22.5 प्लस 22.5 ये 45 बनता है ना, 45 का हाफ 22.5 है, तो बड़ी टर्म के साथ माइनस है तो ये माइनस 22.5 आ जाएगा, गॉट इट। और ये माइनस को हम इधर निकाल लेंगे बाहर, माइनस को हमने निकाला बाहर, तो ये बन गया स्क्वायर रूट 2
और इनटू साइन ऑफ 22.5, गॉट इट। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमें कहीं पे नज़र आ रहा है, देखें ज़रा, क्या ये हमें कहीं पे नजर आ रहा है? यहाँ पे अभी इसकी वैल्यू हमें नहीं नजर आ रही, तो यहाँ पे अब चेक करें। आप लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास होता है ना साइन ऑफ एक्स, ये किसके इक्वल होता है? साइन ऑफ एक्स होता है 1 - cos 2x/2, ठीक है। तो यहाँ पे साइन ऑफ 22.5, अब 22.5 की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो ये 1 - cos 2x, 2x कितना बन जाएगा? साइन ऑफ 45, और कोसाइन ऑफ 45 होता है 1/√2 और डिवाइड बाई 2 आ गया। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ऊपर की दुनिया में बना 2 - √2/2, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अब ये हमारे पास पूरी वैल्यू बन गई है। अब इस पूरी वैल्यू को उठा के इस 22.5 की जगह पे पुट कर दो, तो हमारे पास जो फंक्शन बनेगा वो हमारे पास कितना बना? ये -√2 मल्टीप्लाई बाई स्केयर रूट 2 अपॉन में स्केयर रूट 2, ऐसे ही है। तो ये जो नीचे वाला स्केयर रूट 2 है, इसको मैं आज़ाद करके लिख लेता हूँ, ठीक है। इसको हम बाहर निकाल के लिख लेते हैं, तो इसको मैंने ऐसे बाहर निकाल के लिख लिया, दैट इज स्केयर रूट 2, गॉट इट। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखोगे तो ये स्केयर रूट 2 से कैंसिल हो गया, तो पीछे हमारे पास अब इसका आंसर क्या बचा? दैट विल बी -√2 × स्केयर रूट 2। 2 को लिख सकते हैं ना हम, स्केयर रूट 2 डॉट स्केयर रूट 2। तो यहाँ से स्केयर रूट 2 एक कॉमन निकलेगा, तो ये अंदर हमारे पास क्या बन जाएगा? दैट विल बी 1 - 1 अपॉन में स्केयर रूट 2। और ये हमें कहाँ पे दिख रहा है? ये हमें दिख रहा है इन सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समीशन n - x और x इन 2.5 n, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो हमारे पास कुछ आप लोगों ने ऑप्शंस को कंसिडर करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास पूरे का पूरा सबमिशन का पूछा जा रहा है ना, ये हमारे पास सबमिशन का किसके बारे में पूछा जा रहा है? ये हमारे पास बेसिकली आ रहा है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के अंदर। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हमारे पास समीशन होता है a × 1 - r n अपॉन में 1 - r, ठीक है। और यहाँ पे r हमारे पास क्या आ रही है? कॉमन रेशियो आ रही है। तो ये हमारे पास इनफाइनाइट टर्म्स के लिए आता है। किसके लिए आता है? इनफाइनाइट टर्म्स के लिए। तो x हमारे पास क्या होगी? इनफाइनाइट टर्म्स होंगी। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेरिवेटिव dy/dt इज इक्वल टू -y, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इसमें से कौन सी बात बिल्कुल ठीक होगी? तो यहाँ पे देखो, तो हमारे पास जो dy/dt लिखा हुआ है दैट इज इक्वल टू -y ना, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे dy/y इक्वल टू -dt, और यहाँ पे आप लोग इंटीग्रल को अप्लाई कर दो, तो dy/y ऐसे ही है, और ये इक्वल टू -1 × dt आ गया, ऐसे ही है। अब यहाँ पे ये नीचे वाले फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो हम नीचे वाले का नेचुरल लॉग ले लेंगे, तो नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल टू, और 1 के इंटीग्रेशन t का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये -t और प्लस में c आ गया। और यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको आप मिला के लिख सकते हो, y इज इक्वल टू e - t प्लस c लिखा जा सकता है, जो कि e c और e - t के इक्वल होता है। इस तरह भी तो लिखा जा सकता है ना। तो यहाँ पे अब जो e c है, ये भी जो कॉन्स्टेंट k है ना, इसको k पुट कर दो, ठीक है, k के इक्वल पुट कर दो। तो ये जो हमारे पास y जो बनेगा, ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? k - यानी इस e c की जगह पे k पुट कर दे, तो k e - तो k e - हमारे पास बनेगा। तो ये आप लोग देख सकते हो कि ये हमारे पास कहाँ पे बनेगा? ये हमारे पास बनेगा y इक्वल टू हमारे पास e - और यहाँ पे अगर आप a को देखो, वाई टी इक्वल टू के, भी हमारे पास k इज नॉन जीरो कॉन्स्टेंट, और ये हमारे पास, तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शंस को देखोगे तो y की वैल्यू k के भी इक्वल आ रही है और e - t के भी इक्वल आ रही है, तो a और c दोनों ऑप्शन हमारे पास क्या होंगे? ये करेक्ट होंगे, गॉट इट। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि y इक्वल टू ये पूरा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यहाँ पे कौन सी बात ठीक होगी? यहाँ पे अगर आप लोग देखो ना, तो हमारे पास ये -1 से 1 तक फाइनाइट इंटीग्रेशन की बात हो रही है। तो इसको अब ये आगे हमारे पास t आ रहा है, तो एक दफ़ा ये माइनस में आएगा, तो y इक्वल टू, एक दफ़ा इसको मैं क्या लिख लूँगा? एक दफ़ा मैं लिख लूँगा, इसकी जो लिमिट्स बनेंगी वो हमारे पास कितनी बनेंगी? ये हमारे पास बनेंगी -1 से 1 तक, -1 से 0 एक दफ़ा कर लो, -1 से 0 तक कर लो, ये -t बनी, ऐसे ही है, और इंटू dt बनेगा। तो ये हमारे पास कितना बनेगा? दैट विल बी माइनस इंटू, बाई निकल आया, टी स्केयर इंटीग्रेशन अप्लाई करो, पावर रूल इंटीग्रेशन का, पावर में एक ऐड करके उसी पे डिवाइड, और -1 से लेके 0 तक। तो ये हमारे पास क्या बन गया? -1, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, 0²/2 माइनस -1 का स्केयर अपॉन में 2, तो ये हमारे पास क्या बन गया? दैट विल बी इक्वल टू माइनस इंटू 0 - 1/2, तो ये कितना आ गया? +1/2 आ गया, गॉट इट।
और इसी तरह आप लोग सेकंड इंटीग्रेशन को भी सॉल्व करें। ये -1 to 0 था ना, अब 0 to 1 तक पुट करें। तो यहाँ पे इसी तरह आप लोग क्या करेंगे कि हमारे पास ये क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू यहाँ पे इंटीग्रल 0 से 1 तक और अब प्लस वाला, ठीक, क्योंकि मॉडुलस है ना, मॉडुलस में दो वैल्यूज आएंगी। जब मॉडुलस को एक्सपैंड करोगे तो एक दफा माइनस की आएगी और एक दफा प्लस की आएगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, और आगे डी टी आ गया। ये हमारे पास बनेगा टी स्क्वायर अपॉन में 2 और नीचे हमारे पास वैल्यू 0 से 1 तक। अब एलिमेंट्स को पुट कर दें, पहले अपर लिमिट 1 का स्क्वायर अपॉन में हमारे पास कितना आ गया, दैट इज 2, और माइनस का साइन पे लोअर लिमिट 0 स्क्वायर अपॉन में 2, तो दैट विल बी इक्वल टू 1/2। तो हमारे पास राइट आंसर इसका क्या आएगा, फाइनल रिजल्ट वो आएगा, पहले का भी हाफ आया इसका भी हाफ आया तो ये मिला के 1 आ गया। सो राइट आंसर विल बी इक्वल टू, इस पूरे का आंसर हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं ना, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा। तो अब यहाँ पे अगर आप 0 to 1 तक सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास, अब ये देखो ना, ये ई यहाँ पे हमारे पास टी डी टी ये हमारे पास बन सकता है 0 to 1 और -1 to 0, इन दोनों का इंटीग्रेशन आएगा, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे पास सही बन सकता है कि ये 0 to 1 है और साथ -1 to, तो ये हमारे पास डेल्टा ऑप्शन के अंदर हमारे पास राइट ऑप्शन है, ठीक है। अब